Hi everyone, today we are going to discuss a very important topic frozen shoulder और इट्स also known as adhesive capsulitis। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस्ड या फिर वाइवा वॉज क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन, कोजेज, टाइप्स, स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, उसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड डिटेल में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ इट्स डेफिनेशन। तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होता क्या है? तो बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे शोल्डर जॉइंट में पेन के साथ साथ हमारा एक्टिव और पैसिव शोल्डर मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। कम क्यों होता है? या तो वहाँ फाइब्रोसिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द कैप्सूल हो रहा है। सो adhesive capsulitis is a condition which is characterized by painful progressive restriction of both active and passive shoulder movement due to capsular fibrosis, inflammation and contracture of the capsule। इसे हम लोग फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। इसमें मेनली कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होता है? ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट हमारा ही इन्वॉल्व होता है। शोल्डर कैप्सूल जो होता है वो स्टिफ होने लगता है, थिक होने लगता है, इन्फ्लेम्ड होता है। इसके वजह से हमारा जो मूवमेंट है वो लिमिटेड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? नॉर्मल शोल्डर जॉइंट है। इसमें हमारे सारे फाइबर्स जो शोल्डर जॉइंट के हैं वो बेसिकली और फाइबर जिस वे में अरेंज्ड होते हैं वैसे अरेंज्ड है। हमारा कैप्सूल भी सारा का सारा सही है। बाकी का अगर हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा है फ्रोजन शोल्डर का डायग्राम। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फाइबर्स जो है वो काफ़ी ही यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रखा है, इन्फ्लामेशन है, कैप्सूल में थिकनेस आने लग जाता है। इस वजह से क्या है, हमारा जब अगर हम मूवमेंट करेंगे तो ये हमारा एक्टिव मूवमेंट और धीरे धीरे हमारा पैसिव मूवमेंट जो होता है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। हमारा हाथ पूरा का पूरा ऊपर जाने में दिक्कत करेगा, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगा। अगर हम पीछे हाथ लेके जाएं तो हमें दर्द करेगा। और धीरे धीरे ये एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पे हमारा हाथ बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है। तो इसके कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ क्या क्या है? इमोबिलिटी ड्यू टू पोस्ट सर्जरी ऑपरेशन और ओवर चेस्ट या फिर फ्रैक्चर। जैसे कि अगर हमारा फ्रैक्चर हो रखा है कभी और हम पीओपी प्लास्टर करवाएं तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो पीओपी प्लास्टर के दौरान मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो उस दौरान वहाँ पे हमारा जॉइंट जो है इमोबिलिटी के कारण स्टिफ होने लगता है। या फिर पोस्ट सर्जरी का केस हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हो गया हमारा, या फिर कोई भी चेस्ट के पास में हमारा सर्जरी हुआ, उसके कारण भी हमारा इमोबिलाइजेशन हो जाता है। हमारा मोबिलिटी बिल्कुल ही कुछ दिन के लिए कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर के केसेस आने लगते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी हमें फ्रोजन शोल्डर देखने का मिलता है। हिस्ट्री ऑफ शोल्डर इंजरी और सर्जरी, कभी किसी पेशेंट को पास्ट में शोल्डर इंजरी हो रखा होगा तो वो धीरे 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 बाद में ये शोल्डर फ्रोजन शोल्डर का केस बनता है। ओपन हार्ट सर्जरी है, ठीक है, तो उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। थायराइड डिसऑर्डर, मेनली फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म होने के कारण भी हमें शोल्डर जॉइंट देखने को मिलता है। स्ट्रोक के केस या फिर न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में भी हमें शोल्डर फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है अगर विदाउट एनी अदर पैथोलॉजी, लाइक इसमें कोई दूसरा पैथोलॉजी नहीं हो रहा है, लाइक बैड डायबिटीज मेलाइटिस के कारण नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो हमारे जॉइंट के में इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है। सेकेंडरी में ये होगा कि अकर ड्यू टू सम अदर पैथोलॉजी, जैसे कि डायबिटीज के कारण हो गया, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ ह्यूमरस का, ठीक, हमारा यहाँ पे नहीं हुआ, हमारा शोल्डर जॉइंट पे कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, हमारा फ्रैक्चर हुआ ह्यूमरस का और उसके कारण स्टिफनेस आ गया हमारे शोल्डर जॉइंट में, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। या फिर रोटेटर कफ टियर हुआ, तो ये सारे जो कॉजेज हैं ये हमारा सेकेंडरी होंगे। तो प्राइमरी ये हुआ कि अकर विदाउट एनी अदर पैथोलॉजी, जो भी है वो हमारे ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो प्राइमरी हुआ, ठीक है। अगर वो बाहर से किसी कॉजेज के कारण हो रहा है तो वो हमारा सेकेंडरी हो गया। अब इसके मेन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टेजेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। इसके 4 स्टेज होते हैं और ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये हमारे एग्जाम्स में बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल है या फिर वाइवा में बहुत ही बेसिकली पूछने वाला है। अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर हम पेशेंट को असेस्ट कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसे हमें ध्यान में रखने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप इसे क्लियर करते हैं। स्टेजेस इसके टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। पहला हुआ फ्रीजिंग स्टेज, सेकेंड हुआ
हुआ पहला हुआ पेनफुल स्टेज या प्री एडहेसिव स्टेज इसे बोलेंगे। सेकंड हमारा है फ्रीजिंग स्टेज, थर्ड हमारा है फ्रोजन स्टेज एंड फोर्थ हमारा है थॉइंग या रिकवरी स्टेज। तो पेनफुल स्टेज क्या हुआ, प्री एडहेसिव स्टेज हमारा, यानी तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि एक ग्लास में पानी लिए और उसे फ्रिज में रखे हैं, ठीक है। तो फ्रिज में रखने के कारण रखे हैं तो पानी पहले हल्का ठंड होती है, फिर धीरे धीरे उसमें पानी में बर्फ जमना स्टार्ट होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें बर्फ पूरा का पूरा जम जाता है, और अगर उसे बाहर निकालते हैं तो बर्फ अगेन मेल्ट होकर के पानी बनता है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या हमारा है, पेनफुल स्टेज। ये जो हमारा स्टेज है, पहला स्टेज है, इसमें 0 to 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है। इनिशियल स्टेज ऑफ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। इसमें शोल्डर पेन बहुत ही माइल्ड होगा और हमारा रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज नहीं करेगा। रेंज ऑफ मोशन हमारा पूरा, हमारा शोल्डर जॉइंट फ्री है, जैसे नॉर्मल हमारा होता है वैसे है। बस क्या है, हमारा पेन स्टार्ट होना भी शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि नॉर्मली पेशेंट इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में कि लाइक हाँ बस दर्द है, हल्का दर्द है। फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है हमारे फ्रीजिंग स्टेज पे। ड्यू टू एनेस्थेसिया फुल रेंज में बी ऑब्टेन्ड। अगर हमारा डिक्रीज्ड, धीरे धीरे कम हो रहा है हमारा रेंज ऑफ मोशन, हल्का डिक्रीज किया है, लेकिन अगर हम पेशेंट को एनेस्थेसिया दे दिए तो वो हमारा पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन कर लेगा। इसमें क्या होगा, हमको साइनोवियल पैथोलॉजी कैन बी सीन ऑन एथ्रोस्कोपी स्टडी के। अगर हम ऐसे हम लोग इसे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि हमारा शोल्डर फ्रोजन शोल्डर है नहीं, लेकिन अगर हम साइनोवियल पैथोलॉजी करें तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये फ्रोजन शोल्डर का केसेस आ रहे हैं। सेकेंड स्टेज क्या है हमारा, फ्रीजिंग स्टेज। तो फ्रीजिंग स्टेज क्या हुआ, पानी जमना हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या मोस्ट पेनफुल फेज होता है। सबसे ज़्यादा पेन हमारा चारों स्टेज में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पेन हमारा फ्रीजिंग स्टेज में रहता है। मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाता है, लाइक अब थोड़ा ऊपर लेके जा रहा है पेशेंट एंड देन कर रहा है नहीं मैम अब हमारे हाथ ऊपर इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना स्टार्ट हो गया। साइनोवियल हाइपरप्लाज्मिया सीन होगा। अगर हम इसके साइनोवियल पैथोलॉजी में देखें तो रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज कर जाएगा। फाइब्रोब्लास्टिक एडहेशन होगा या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सीवियर पेन होगा विद इंक्रीजिंग स्टिफनेस। बहुत ज़्यादा पेन होगा, अगर स्टिफनेस भी बढ़ रहा है साथ साथ हमारा पेन भी बढ़ रहा है। और टिश्यू स्टडी करें तो यहाँ टी सेल और बी सेल भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रोजन स्टेट। फ्रोजन स्टेट हमारा कौन सा स्टेज हुआ, जिसमें हमारा पानी बिल्कुल जम चुका है, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइनोवियल पैथोलॉजी पूरा का पूरा रुक जाएगा। एडहेजन ऑफ कैप्सूल डिक्रीज, पूरा इंट्रा कैप्सुलर वॉल्यूम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा हमारा इंट्रा कैप्सुलर वॉल्यूम। इस कारण से क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्चर जैसा दिखने लगेगा, बन जाएगा। रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ही कम हो जाएगा, पूरा एक्टिव और पैसिव कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ग्लैनोहर्मल कैप्सूल जो है वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, मेनली सीन इन एंटेरियर। अगर हम एक्सरे करें तो एंटेरियर एस्पेक्ट से हमें देखने को मिलेगा कि हमारा ये ग्लैनोहर्मल कैप्सूल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्चर आ गया। पेनफुल जो होगा, पेन कम हो जाएगा लेकिन स्टिफनेस पूरा बढ़ जाएगा। पेन कम होगा, स्टिफनेस बढ़ेगा। और फोर्थ हमारा क्या है, थॉविंग स्टेज, जिसे हम लोग रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेनलेस स्टेज है लेकिन धीरे धीरे हमारा रेंज ऑफ मोशन वापस आने लग जाता है। स्ट्रेंथ और फंक्शन धीरे धीरे हमारा अपने पोजीशन पे फंक्शन धीरे धीरे हमारा रिटर्न होने लगता है। डायग्राम से देखें तो ये हमारा एक ग्राफ है, ये ठीक है। तो इसमें हमारा ये एक्स जो हमारा है वो हमारा टाइम दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, सीवियरिटी दिखा रहा है। तो पहले अगर हम फ्रीजिंग स्टेज को देखें तो फ्रीजिंग स्टेट में क्या होता है, यहाँ आप देखिए फ्रीजिंग स्टेट में क्या हो रहा है, ये मोस्ट पेनफुल फेज होता है और मूवमेंट बिकम रिस्ट्रिक्टेड, मतलब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हमारा पेन क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। पेन पूरा हमारा सीवियर कंडीशन पे है और हमारा जो ये रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जिसे हम लोग बोलेंगे फ्रोजन स्टेज, जिसमें क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन पूरा का पूरा डिक्रीज कर जाएगा। देखो इसमें रेंज ऑफ मोशन पूरा डिक्रीज कर चुका है, स्टिफनेस होगा और पेन होगा। अब हम थॉइंग स्टेज में जाएंगे तो हमारा रेंज जो है वो वापस से आना शुरू हो जाएगा और पेन फिर से धीरे धीरे हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है। अब आते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर पे। क्लिनिकल फीचर क्या क्या करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारा स्टेज ऑफ एडेसिव कैप्सुलाइटिस कौन सा स्टेज पे है। फ्रीजिंग में है, प्री एडेसिव है तो उसमें हमें
रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कम मिलेगा। फ्रीजिंग है तो हमारा बहुत मैक्सिमम पेन मिलेगा, साथ के साथ रेंज ऑफ मोशन भी डिक्रीज होगा। फ्रोजन है तो हमारा रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ही गायब रहेगा, हमारा रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाएगा। थॉविंग स्टेज है तो उसमें वापस हमारा रिकवरी, तो ये हमारा डिपेंड करता है क्लिनिकल फीचर कि कौन से स्टेजेस पे है। ठीक है, बाकी का क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा। शोल्डर पेन विद जॉइंट स्टिफनेस, ये हमारा बेसिक क्लिनिकल फीचर है। पेन जो होगा वो रेडिएट करेगा एल्बो तक। पेन इंक्रीज ड्यूरिंग द शोल्डर मूवमेंट, कोई भी शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे हमें पेन होना स्टार्ट हो गया। पेन ड्यूरिंग ओवरहेड एक्टिविटी, लाइक हमें कंघी करना है या फिर किसी चीज़ को उठाना है, कपड़ा पहनना है, तो वो सब एक्टिविटीज़ में हमारा डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में पेन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। रात में हमें दर्द बहुत ज़्यादा होगा, ये हमारा सीवियर कंडीशन में होता है। डिफ़िकल्टी इन एडीएल, डेली लाइफ एक्टिविटी में दिक्कत होगा। इंक्रीज स्कैपुलर थोरैसिक मोशन भी हमारा कम हो जाएगा, पीछे की तरफ अगर हम लेकर के जाएं अपने हाथ को तो वो भी हमारा कम हो जाएगा। और सॉरी, स्कैपुलोथोरैसिक मोशन, जैसे अगर हम हाथ उठा रहे हैं तो ये बस हमारा ना यहाँ जॉइंट से नहीं उठेगा। अगर हमें पेन है तो क्या करेगा पेशेंट, स्कैपुला और थोरैसिक को साथ साथ में पूरा का पूरा हाथ उठाने को कोशिश करेगा। यहाँ एक्सटर्नल रोटेशन जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। एडक्शन हमारा कम जाएगा, इंटरनल रोटेशन हमारा कम जाएगा और मसल्स स्पैजम अराउंड द शोल्डर हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस क्या करेंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टेस्ट करेंगे, देखेंगे पेशेंट को, बोलेंगे हाथ उठाइए। पेन अगर टर्मिनल पे स्टार्टिंग में हो रहा है या फिर इंड रेंज पे हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव टेस्ट आएगा। पेन वो हाथ उठा रहा है तो स्टार्टिंग स्टेज में भी पेन हो रहा है, और जहाँ हमारा इंड रेंज है जहाँ तक वो हाथ लेके जा पाया, ठीक है, उसके बाद उसे क्या है पेन होना स्टार्ट हो गया। एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन टेस्ट करेंगे, पैसिव आरओएम टेस्ट करेंगे, एक्सरे देखेंगे जिसमें हमें यूजुअली क्या हमको मिलेगा कि वहाँ पे अर्थराइटिस, फ्रैक्चर या फिर किसी डिसलोकेशन का है या नहीं है, ये हम एक्सरे से फाइंड आउट करेंगे। एमआरआई हमें दिखाएगा सो द फीचर ऑफ एडेसिव कैप्सुलाइटिस, जो भी हमें देखने को मिलेगा कैप्सुलाइटिस में कैसा फाइब्रोसिस हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, वो हमें एमआरआई से शो हो जाएगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे आते हैं। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का बेसिक एम है क्या, हमारा पेन को कम करना, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना और मसल्स के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना। तो इसमें हम एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं कि स्ट्रेंथनिंग विथ अवेलेबल रेंज इज रिक्वायर्ड टू हेल्प द पेशेंट यूज द हैंड इन अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ये गलती करते हैं कि ठीक है अभी उतना रेंज नहीं है तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। ये उनके लिए बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि इसके कारण फिर मसल्स वीकनेस भी होने लगेंगे और वो जितना रेंज है उस रेंज में भी वो काम करना छोड़ देंगे। तो जितना रेंज है हमारे पास अवेलेबल पेशेंट का, उसमें ही अगर हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो पेशेंट हमारा हाथ जितना अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसमें यूज करने के लिए एबल हो जाएगा, उसको कर पाएगा। तो मॉडलिटीज़ क्या क्या यूज करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए अल्ट्रासाउंड लगाएंगे, और फिर एक्विड स्टेज है तो हम हॉट पैक, टेंस और आईएफटी लगाएंगे। मैनुअल थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे, रिलैक्स्ड पैसिव मोबिलाइजेशन, रिलैक्स्ड पैसिव ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस ऑन ग्लेनोइड, एंटेरियर पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे, फिर हम सुपीरियर इंफीरियर ग्लाइड देंगे, एडक्शन एबडक्शन ग्लाइड देंगे, स्लो रिदमिक सर्कुलेशन ऑफ ग्लेनोहेमरल जॉइंट ऑफ द फॉरवर्ड स्टूप मूवमेंट में करेंगे, लाइक इसे हम लोग पेंडुलम एक्सरसाइज भी कहते हैं। पीएनएफ टेक्निक करेंगे और मिडलैंड स्पेशल मोबिलाइजेशन टेक्निक, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रिकवरी इसमें शो होता है। अगर एक्यूट स्टेज में देखें, एक्यूट में तो क्या होगा कि पेनफुल स्टेज है, फ्रीजिंग स्टेज है, तो ये हमारा क्या हो गया एक्यूट स्टेज। इसमें हम लोग हॉट पैक देंगे, टेंस देंगे, आईएफटी देंगे। मॉडलिटीज में एक्सरसाइज क्या करेंगे, जेंटल पेंडुलम एक्सरसाइज पेशेंट को बोलेंगे घर पे होम एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे। असिस्टेड एक्सरसाइज मतलब कि जितना वो ले जा रहे हैं बाकी का हम उन्हें असिस्ट करेंगे रेंज ऑफ मोशन इन पेन फ्री रेंज, उसके बाद हम लोग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे। ज्वाइंट मोबिलाइजेशन में मिडल एंड ग्रेड 1 और 2 का करेंगे, और फोर्सफुल मूवमेंट करने से बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। पेशेंट को बिल्कुल भी बोलेंगे कि आप कोई भी फोर्सफुल मूवमेंट या ओवरहेड एक्टिविटी अभी नहीं कीजिए। और अगर वो क्रोनिक स्टेज पे गया, लाइक अगर वो फ्रोजन स्टेज में आ रहा है धीरे धीरे, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें हमारा क्या मैनेजमेंट होगा, हॉट पैक लगाएंगे। देन हम फिर कैप्सुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेच हो जाएगा, इंटरनल रोटेशन स्ट्रेच हो जाएगा, एडक्शन का स्ट्रेच हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे, वाल जिसमें वॉल क्लाइंबिंग, पुली एक्सरसाइज, जॉइंट मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें मिडलैंड टेक्निक करेंगे, पोस्टेरियर इन्फेरियर ग्लाइड देंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे मसल रोटेटर कफ मसल्स का, और सारा का सारा हम एडीएल ट्रेनिंग करवाएंगे, कंघी करने का, आटा गूंथने का, एंड हाथ को ऊपर लेके जाने का, किसी कपड़े को उतारने का, ये सारा ट्रेनिंग हम लोग उसे पेशेंट को करने को बोलेंगे।